क्या आप जानते हैं कि जब रात के सन्नाटे में गांव के कुत्ते अचानक रोने लगते हैं तो वो किसे देख रहे होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी औरत की रूह कंपा देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं जिसने मौत को मात देने की कोशिश की थी। ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि उन अनकही चीखों की है जो आज भी उस पुराने खंडहर में गूंजती हैं। अगर कलेजा मजबूत है तभी इस वीडियो को आगे देखना। रात के ठीक 12 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में, जो प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं था। लोग जल्दी ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। वजह थी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की कहानी, जो कई सालों से गांव में फुसफुसाहट बनकर जिंदा थी। कहते हैं वो चुड़ैल सफेद साड़ी पहनती थी, लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक लेते थे और सबसे डरावनी बात, उसके पैर एड़ियों की तरफ मुड़े हुए थे। पहला सामना। गांव में एक लड़का था, रवि। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात वो अपने दोस्तों से शर्त लगाकर शमशान घाट के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ तक जाने निकला। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुत्ते दूर कहीं रो रहे थे। जैसे ही रवि पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक उसे अपने कान के पास धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे ढूंढ रहे हो? रवि का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ, सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। रवि के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। उल्टे पैरों का राज। कहते हैं कई साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी, सविता। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे गांव से निकाल दिया। दुख और अपमान में उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मुझे रुलाया है, मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के चलने की आहट, लेकिन पैरों के निशान उल्टी दिशा में जाते हुए दिखते। आखिरी रात। रवि को उस रात के बाद तेज बुखार हो गया। वो बार बार एक ही बात कहता, वो आ रही है, वो दरवाजे के बाहर खड़ी है। तीसरी रात, ठीक 3 बजे, उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ वही फुसफुसाहट फिर गूंजी। सुबह जब दरवाजा खोला गया, रवि कमरे में नहीं था। सिर्फ मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान थे, जो खिड़की से बाहर की तरफ जा रहे थे। और तब से हर अमावस्या की रात उस गांव में कोई ना कोई उस पेड़ के पास सफेद साड़ी वाली औरत को देखता है। चेतावनी, अगर कभी देर रात तुम्हें सुनाई दे धीमे धीमे चलने की आवाज और लगे कि कोई तुम्हारे पीछे है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है उसके पैर सीधे ना हो। रवि की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव वालों को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। अंधेरे का बुलावा। रवि जब होश में आया तो उसके चारों ओर घना जंगल और वही पुराना पीपल का पेड़ था। वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे अदृश्य जंजीरों से जकड़ लिया हो। उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा मांस से रहित, पीला और आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला गड्ढा था। वो मुस्कुराई और उसकी आवाज सूखी पत्तियों के टकराने जैसी थी। तुमने शर्त लगाई थी ना? अब शर्त पूरी करने का वक्त है। उल्टा संसार। रवि ने देखा कि उस औरत के पैर अब जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी, लेकिन उसके उल्टे पैर अब रवि की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उसके ठंडे पैरों ने रवि के सीने को छुआ, रवि को महसूस हुआ कि उसका शरीर भी बदलने लगा है। उसे अपने टखनों, एंकल्स में हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज सुनाई दी, चटक। वो दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। उसके पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगे। वो अब इंसानों की तरह नहीं चल सकता था। वो भी उसी का हिस्सा बनता जा रहा था। गांव में दहशत। अगली रात गांव के सरपंच ने देखा कि रवि के घर के बाहर वही उल्टे पैरों के निशान थे, जो अब रवि के कमरे से निकलकर सीधे पीपल के पेड़ की ओर जा रहे थे। लेकिन इस बार निशान एक नहीं, 2 जोड़ों के थे। गांव के मंदिर का पुजारी भागता हुआ आया और चिल्लाया, पीछे मत देखना। रवि अब लौट आया है, लेकिन वो अकेला नहीं है। वह उसे ले गई है और अब वो दूसरों को बुलाने आएगा। आज की हकीकत। आज भी उस गांव में कोई रात को अकेले बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास अब 2 साए दिखते हैं, एक सफेद साड़ी में और एक फटे हुए कपड़ों में, जिसका चेहरा रवि जैसा ही है। रवि अब उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी तरह बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अंधेरे में फुसफुसाता है, मेरे पैर देखो, क्या ये सीधे हैं? सावधानी, अगर आज रात तुम्हें अपने बिस्तर के नीचे या खिड़की के पास हड्डियों के टूटने की आवाज आए
तो समझ लेना कि रवि तुम्हारे बहुत करीब है। गांव की हवा में अब सिर्फ डर ही नहीं बल्कि मौत की गंध भी बस गई थी। जब रवि के बाद गांव के 2 और युवक लापता हुए तो सरपंच और ग्रामीणों को समझ आ गया कि अब घर में दुबकने से काम नहीं चलेगा। तांत्रिक का आगमन। गांव वालों ने दूर पहाड़ियों पर रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाया, जिसे लोग भैरव बाबा कहते थे। भैरव बाबा जब गांव पहुंचे तो उन्होंने जमीन की मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और चिल्लाए, ये सिर्फ भटकती आत्मा नहीं है, ये अतृप्त प्रतिशोध है। उसने रवि को अपना गुलाम बना लिया है। अगर आज रात इसे नहीं रोका गया तो गांव का हर घर श्मशान बन जाएगा। खूनी घेरा, द रिचुअल। भैरव बाबा ने गांव के पुरुषों को आदेश दिया कि सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के चारों ओर काली सरसों, गंगाजल और श्मशान की राख का एक घेरा बनाया जाए। रात के ठीक 12 बजे जब हवाएं चीखने लगी, तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। अंधेरे से 2 साए निकले, एक सफेद साड़ी वाली सविता और उसके पीछे घिसटता हुआ रवि, जिसके पैर पूरी तरह उल्टे हो चुके थे। सविता की आवाज गूंजी, तुमने मुझे निकाला था, अब मैं तुम्हें मिटा दूंगी। बलिदान और मुक्ति। भैरव बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी जंग लगी लोहे की कील निकाली। उन्होंने बताया कि चुड़ैल की शक्ति उसके पैरों में नहीं बल्कि उस पेड़ की जड़ों में दबी उसकी पुरानी अस्थियों में है। जैसे ही चुड़ैल ने घेरा तोड़ने की कोशिश की, भैरव बाबा ने चिल्लाकर कहा, सरपंच, पेड़ की जड़ के नीचे खुदाई करो, वहां उसकी एक पोटली दबी है, उसे जला दो। गांव वालों ने डरते डरते खुदाई शुरू की। जैसे ही पोटली मिली, उसमें से सड़ी हुई बदबू आई। जैसे ही सरपंच ने उस पर आग डाली, एक रूह कंपा देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सविता का शरीर धुएं में बदलने लगा। रवि, जो अब तक बेजान पुतले की तरह था, जमीन पर गिर पड़ा। उसके उल्टे पैर धीरे धीरे सीधे होने लगे, लेकिन वो अब भी होश में नहीं था। अधूरा अंत। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ शांति तो छाई, लेकिन वो भयानक पीपल का पेड़ रातों रात पूरी तरह सूखकर काला पड़ गया था। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन तांत्रिक जाते जाते एक चेतावनी दे गया, आत्मा जल गई है, लेकिन उसका अक्स शैडो यहीं है। कभी भी उस सूखे पेड़ की लकड़ी को जलाने के लिए मत ले जाना, वरना वो फिर जाग जाएगी। आज की स्थिति, आज भी वो सूखा पेड़ गांव के बाहर खड़ा है। रवि बच तो गया, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। वो बस फटी आंखों से उस पेड़ की तरफ देखता रहता है। लोग कहते हैं कि अगर आज भी कोई उस सूखे पेड़ के पास से गुजरता है तो उसे अपने जूतों के नीचे सूखी टहनियों के टूटने की आवाज नहीं बल्कि हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देती है। कहानी में शांति तो आ गई थी, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले वाली थी। गांव वालों ने सोचा कि सब खत्म हो गया, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रवि का बदला हुआ रूप। रवि बच तो गया था, लेकिन वो अब पहले वाला रवि नहीं था। वो दिन भर चुप रहता और रात होते ही उसकी आंखें अजीब सी चमकने लगती। गांव के लोगों ने गौर किया कि रवि अब इंसानों की तरह नहीं बल्कि बिस्तर पर उल्टा लेटता था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ। एक रात रवि की मां ने देखा कि वो नींद में कुछ बुदबुदा रहा है। जब वो पास गई तो उनकी रूह कांप गई। रवि अपनी ही उंगलियों की हड्डियों को चटका रहा था और उसकी आवाज बिल्कुल उस चुड़ैल सविता जैसी थी। आग ने सिर्फ शरीर जलाया है, रूह तो अभी भी प्यासी है। सूखे पेड़ का खौफ। गांव का एक लालची आदमी था, रामू। उसे तांत्रिक की चेतावनी याद नहीं थी। उसने सोचा कि वो सूखा पीपल का पेड़ अब बेकार है, तो क्यों ना उसकी लकड़ी काटकर शहर में बेच दी जाए। कुल्हाड़ी लेकर वो आधी रात को पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पहली चोट की, पेड़ से लकड़ी का बुरादा नहीं बल्कि गाढ़ा काला खून निकलने लगा। रामू डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। अचानक पेड़ की सूखी टहनियां सांप की तरह लटकीं और रामू के गले को जकड़ लिया। अंधेरे से 2 हाथ निकले, एक सफेद और झुर्रियों वाला और दूसरा रवि का हाथ। रूहों का मिलन। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि रामू गायब था, लेकिन पेड़ के पास जो मिला उसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। रामू की कुल्हाड़ी वहीं पड़ी थी और पेड़ पर खरोंच कर लिखा था, सविता अब अकेली नहीं है। भैरव बाबा की बात सच साबित हुई। चुड़ैल ने रवि के शरीर को पूरी तरह नहीं छोड़ा था, वो रवि के अंदर छिपी थी और अब वो धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों को उस सूखे पेड़ की खाद बना रही थी। आखिरी उम्मीद, कलश का राज। गांव के पुराने खंडहर में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसे लोग पगली कहते थे। उसने चिल्लाकर सबको इकट्ठा किया। तुमने उसे जलाया, लेकिन उसकी राख को गंगा में प्रवाहित नहीं किया। जब तक उसकी राख उस सूखे पेड़ की जड़ों में है, वो हर रात एक नया शिकार ढूंढेगी। और सुनो, रवि अब रवि नहीं, वो उसका मोहरा है। वो काली रात
गांव वालों ने तय किया कि वे रवि को बांध कर रखेंगे और पेड़ की जड़ों से राख निकालकर उसे विसर्जित करेंगे। लेकिन जब वे रवि के कमरे में पहुंचे तो कमरा खाली था। खिड़की पर खून से सने उल्टे पैरों के निशान थे, जो सीधे गांव के उस कुएं की तरफ जा रहे थे जहां से पूरा गांव पानी पीता था। जैसे ही सरपंच ने कुएं में टॉर्च मारी, उसने देखा कि रवि कुएं के अंदर की दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था, जैसे कोई छिपकली हो। उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी और वो सीधे सरपंच की आंखों में देख रहा था। उसने अपनी काली जीभ बाहर निकाली और बोला, अब मेरा खून तुम्हारे अंदर है, अब तुम सब मेरे हो। अंत या नई शुरुआत। कहते हैं उस रात के बाद गांव का पानी कड़वा हो गया। धीरे धीरे गांव के हर इंसान के चलने का ढंग बदलने लगा। लोग अब सीधे नहीं चलते थे, उनकी एड़ियां धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगी थीं। आज भी अगर आप उस गांव के पास से गुजरे तो आपको कोई इंसान सड़क पर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप गलती से वहां रुक गए तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, सबके सब उल्टे पैरों वाले, जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उस गांव का नाम सरकारी कागजों में तो बिशनपुर था, लेकिन आज उस इलाके के लोग उसे सिर्फ उल्टा खेड़ा के नाम से जानते हैं। ये गांव प्रयागराज के बाहरी इलाके में यमुना के पुराने तट के पास स्थित था। कहते हैं कि उस रात के बाद जब पूरे गांव के लोगों के पैर मुड़ने लगे तो डर के मारे आसपास के गांवों ने वहां जाने वाले सारे रास्ते पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से बंद कर दिए। गांव की मौजूदा हालत। आज अगर आप गूगल मैप्स पर भी उस जगह को देखेंगे तो वहां सिर्फ घना जंगल और ऊसर जमीन दिखाई देगी। वहां की कुछ रूह कंपा देने वाली बातें आज भी मशहूर हैं। कुएं का पानी। कहा जाता है कि उल्टा खेड़ा का कुआं आज भी भरा हुआ है, लेकिन उसका पानी स्याह काला है। अगर कोई उस पानी को पी ले तो उसे सपने में सिर्फ सफेद साड़ी वाली औरत और रवि की चीखें सुनाई देती हैं। हवा का रुख। उस गांव की सीमा में घुसते ही हवा का रुख बदल जाता है। अक्सर लोगों को महसूस होता है कि हवा उनके चेहरे पर नहीं बल्कि पीठ पर लग रही है, जैसे कोई पीछे से जोर से फूंक मार रहा हो। निशान। वहां की गीली मिट्टी पर आज भी इंसानों के सीधे पैरों के निशान नहीं मिलते। वहां सिर्फ एड़ियों के गहरे निशान मिलते हैं जो जंगल की तरफ जाते हैं। एक आखिरी चेतावनी। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि बिशनपुर उल्टा खेड़ा अब कोई बसा हुआ गांव नहीं बल्कि एक जाल है। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और आपको कोई राहगीर दिखे जो आपसे रास्ता पूछे तो कभी उसकी आंखों में मत देखना, और सबसे जरूरी बात, उसके बात करने के दौरान चुपके से उसके पैरों की तरफ देखना। अगर उसके अंगूठे पीछे की तरफ हैं और एड़ियां आगे, तो समझ लेना कि आप उल्टा खेड़ा की सीमा में कदम रख चुके हैं। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां की जमीन आपको अपनी तरफ खींचने लगेगी। साल 2024 की एक सर्द रात शहर से आए कुछ निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम उस गांव की सीमा पर पहुंची। उनके पास आधुनिक कैमरे और सेंसर थे। जैसे ही उन्होंने गांव की दहलीज पार की, उनके सारे उपकरण उल्टी रीडिंग दिखाने लगे। घड़ी की सुइयां पीछे की तरफ भागने लगी। तभी उन्हें कुएं के पास एक साया दिखा। वो रवि था। उसका शरीर अब पूरी तरह गल चुका था, हड्डियां बाहर निकल रही थीं, लेकिन उसके उल्टे पैर अब भी जमीन पर थिरक रहे थे। टीम के लीडर ने अपना कैमरा उसकी तरफ घुमाया तो रवि ने अपनी गर्दन को पूरी तरह गोल घुमाकर कैमरे के लेंस में देखा और एक ऐसी आवाज में हंसा जो इंसानी नहीं थी। उसने अपनी उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया, पीछे मत मुड़ना। जैसे ही उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के हर घर के दरवाजे से, हर पेड़ की टहनी से और हर खंडहर की खिड़की से सैकड़ों सफेद साए बाहर निकल रहे थे। उन सब के पैर एड़ियों की तरफ मुड़े हुए थे और वे सब एक साथ एक ही लय में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चीखें जंगल के सन्नाटे में दब गईं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई इंसान नहीं था, बस धूल भरी जमीन पर कुछ अजीब निशान थे। वहां मौजूद टीम के कैमरों में सिर्फ एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो के अंत में एक धुंधला सा चेहरा सविता का कैमरे के एकदम करीब आता है और फुसफुसाता है, तुम यहां अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, और मेरी मर्जी है कि तुम अब सीधे नहीं चलोगे। वर्तमान का सच। आज भी अगर आप प्रयागराज के उन पुराने रास्तों पर अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपके ठीक पीछे चल रहा है, तो सावधान। अपने जूतों के फीते चेक करने के बहाने जरा झुककर पीछे खड़े उस साए के पैरों को देखना। अगर उसकी एड़ियां आपकी तरफ और अंगूठे पीछे की तरफ हैं, तो समझ जाना कि बिशनपुर का रास्ता अब आपके घर तक पहुंच चुका है। अब आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आप जितना आगे भागेंगे उसके उल्टे पैर आपको उतना ही करीब खींचते जाएंगे। खौफ का अंत यही होता है।